नमस्कार दोस्तों, मैं अमन तिवारी और आप सबका स्वागत करते हैं द क्लासरूम शिक्षा पे। जैसा कि पिछले क्लास में हम लोगों ने 20 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। आज हम 21 क्वेश्चन से, ये 21 है सॉरी, 21 क्वेश्चन से फिर उसी क्लास को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो आज क्वेश्चन देखते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन होगा, अकॉर्डिंग टू विच लॉ डज प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट ऑन फूड डिक्लाइन एज इनकम राइजेस। तो इनकम और एंड गुड्स के बीच का जो रिलेशन है, ये किसके द्वारा बताया गया है? तो एंजल लॉ के द्वारा। तो इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट लॉ है उसको हम लोग एंजल लॉ भी बोलते हैं। तो इसका तो जो करेक्ट आंसर होगा वो एंजल लॉ होगा। अब एंजल लॉ से रिलेटेड कुछ और भी हम बात बता देते हैं यहाँ पे। पहला, एक तो एंजल लॉ ये कहता है, एंजल लॉ आपको, एंजल्स का लॉ जो है वो इनकम और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच का, इनकम एंड क्वांटिटी डिमांडेड के बीच का रिलेशन बताता है। क्वांटिटी डिमांडेड के बीच का रिलेशन बताता है। ठीक है, इनकम और क्वांटिटी डिमांड का बीच का जो रिलेशन होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी बोलते हैं। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी बोलते हैं। तो एक तरह से एंजल लॉ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को बताता है। अब हम लोग एक और इसी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट देखेंगे, वो होता है एंजल एग्रीगेशन। एंजल एग्रीगेशन, एंजल एग्रीगेशन क्या होता है उसको हम लोग थोड़ा सिंपली समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास 100 रुपया है, तो ये आपका क्या हो गया? बजट हो गया। अब आप अपने बजट में से मान लो कि आपको 2 गुड खरीदना है, गुड 1 एंड गुड 2। ठीक है, आपको 2 सामान खरीदने हैं। तो आप इस 100 रुपये को कैसे डिवाइड करोगे गुड 1 और गुड 2 में? इसी का जो फॉर्मेशन बनता है वो एग्रीगेशन, एंजल एग्रीगेशन कहलाता है। तो वो बनता कैसे? जैसे मान लो कि 100 रुपये में से गुड 1 को कैसे स्पेंड करोगे? तो मान लो 100 रुपये में से 40 रुपये तुम स्पेंड कर रहे हो इसमें, तो 40 रुपये स्पेंड करने का आधार ये होगा कि इसका इनकम इलास्टिसिटी आप देखोगे, गुड 1 का इनकम इलास्टिसिटी क्या है, और गुड 2 का मान लो कि 60 अगर कर रहे हो तो इसका इनकम इलास्टिसिटी गुड 2 का क्या है। तो ये जब दोनों ऐड करोगे तो इसका समेशन जो होना चाहिए वो 1 के बराबर होना चाहिए। यही जो रिलेशन है यही बताता है एंजल का एग्रीगेशन। एंजल एग्रीगेशन मतलब होता है प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट ऑन डेट गुड इनटू इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डेट गुड प्लस प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट ऑन डिफरेंट गुड इनटू इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डेट डिफरेंट गुड, और दोनों का समेशन जो होना चाहिए वो 1 के बराबर होना चाहिए। तो ये है एंजल एग्रीगेशन का कॉन्सेप्ट। तो इस क्वेश्चन से हम लोग एक तो एंजल लॉ देखें और दूसरा एंजल एग्रीगेशन का कॉन्सेप्ट देख लिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अरेंज द फॉलोइंग थ्योरीज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो देखिए क्रोनोलॉजिकल हम देखते हैं। सबसे पहले तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी आया, ये सबसे पहले, तो सबसे पहला तो यही है। उसके बाद क्या आता है देखिए, अब उसके बाद मार्शल का जो डिमांड थ्योरी है वो 1890 में आता है। इन डिफरेंस कर्व थियरी में 2 कॉन्सेप्ट है, एक तो एजवर्थ ने दिया था, एक तो एजवर्थ दे दिए थे 1881 में ही। सबसे पहले ये इंडिफरेंस कर्व थियरी के बारे में बता दिए थे, लेकिन इसको पैरेटो ने 1906 में यूज किया, इंडिफरेंस कर्व को यूज किया, यूज आईसी इन डिमांड थियरी, इन डिमांड थियरी। तो इस हिसाब से अगर आप ये लेके चलोगे तो इसका जो ऑर्डर बन जाएगा वो कुछ इस प्रकार बनेगा। तो इसका ऑर्डर बनेगा पहले डी, फिर आता है बी, फिर ए, और सबसे लास्ट में आया रिबिल प्रेफरेंस थ्योरी, तो 1938 में है, तो सी। अगर आप मानोगे एजवर्थ के अनुसार, अगर पैरेटो के हिसाब से मानोगे तो पहला तो डी होगा ही और सी होगा ही। ए बी में प्रॉब्लम है, तो ए बी में अगर पैरेटो के हिसाब से बनोगे तो डी ए बी सी होगा। ठीक है, तो आप इसको क्या करोगे, इसका करेक्ट आंसर आप ऑप्शन के अनुसार देखोगे, जैसा ऑप्शन होगा आपके क्वेश्चन में उसके अनुसार आप ये टिक करोगे। मोस्ट प्रोबेबली क्या होता है, अगर ऑप्शन ये मान लीजिए दोनों है तो आप टिक करोगे डी ए बी सी, क्योंकि पैरेटो ने ही यूज किया था डिमांड थियरी में, इसीलिए हम लोग इंडिफरेंस कर्व थियरी को एज ए 1906 वाला थियरी कंसिडर करके डी ए बी सी को ही करेक्ट आंसर मानेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्डिनल यूटिलिटी थियरी, ये किसके द्वारा दिया गया है? तो अल्फ्रेड मार्शल। रिवील प्रेफरेंस थियरी
सैमुअल्सन, ऑर्डिनरी यूटिलिटी थ्योरी हिक्स के द्वारा, और यूटिलिटी इंडेक्स थ्योरी जो कि जॉन वान न्यूमैन एंड मोजेस्टिन के द्वारा दिया गया था। ठीक है, और ये कब दिया गया है? तो इसका ईयर 1939 में है। ये 1939 में इनके द्वारा दिया गया था। तो इसका ऑर्डर पहला का बी, तो ये तो कट हो गया। दूसरे का डी है, यानी कि करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, फर्म्स डिमांड फॉर लेबर इज ए डेराइव डिमांड बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन, किस चीज पे डिपेंड करता है? तो डिमांड, लेबर का डिमांड डिराइव डिमांड कहलाता है, क्योंकि ये डिमांड फॉर अदर फैक्टर नहीं, डिमांड फॉर गुड इट प्रोड्यूस। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, क्योंकि वो गुड जो बनाता है लेबर उस पर डिपेंड करता है, इसीलिए उसको डेराइव डिमांड कहा जाता है। अरेंज द डेवलपमेंट ऑफ डिमांड थ्योरी इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, फिर वही बात आ गया। रिबिल प्रेफरेंस थ्योरी 1938 में आता है। ठीक है, वॉन न्यूमैन मोजेस्टिन यूटिलिटी थ्योरी 1939 में आता है। मार्जिनल यूटिलिटी जो थ्योरी, वही डिमिनिशिंग मार्जिनल, ये सबसे पहले आता है। ये इसका अभी ईयर हमको नहीं याद आ रहा है, ये सबसे पहले आता है। फिर ऑर्डिनल यूटिलिटी थ्योरी, ये इंडिफरेंस कर्व यानी कि 1906 में जब आते हैं पेरेटो, तो उसी के साथ ही ऑर्डिनल यूटिलिटी थ्योरी ही स्टार्ट हो जाता है, मतलब आ जाता है इंडिफरेंस कर्व। उसके बाद हिक्स इसको फर्दर इसका डेवलपमेंट करेंगे। तो सबसे पहला तो ये है, यानी कि तीसरा सबसे पहला है। फिर उसके बाद आता है, फिर उसके बाद कौन सा आएगा? ऑर्डिनल यूटिलिटी थ्योरी चौथा, फिर उसके बाद आएगा पहला, ये दूसरा। तो दिस विल बी द करेक्ट ऑर्डर ऑफ दिस। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे। इफ द स्लोप ऑफ ए सप्लाई कर्व इज पॉजिटिव देन विथ एन इंक्रीज इन प्राइस द सप्लाई ऑफ कमोडिटी, ऑफकोर्स जब स्लोप पॉजिटिव है तो प्राइस के बढ़ने से क्वांटिटी भी बढ़ जाएगा, तो इंक्रीज कर जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इफ डिमांड फॉर ए कमोडिटी इंक्रीज, डिमांड फॉर फैक्टर डिक्रीज नहीं होगा। चूंकि ये डेराइव डिमांड है ना, तो डिमांड डेराइव डिमांड के केस में वो यूनिडायरेक्शनल बढ़ेगा। इफ डिमांड फॉर कमोडिटी इंक्रीज, डिमांड फॉर फैक्टर ऑल्सो इंक्रीज, तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड ऑकर, अब देखिए यहां अगर आपका कहा जाएगा कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सटेंशन, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन मतलब संकुचन या एक्सटेंशन की अगर बात आएगी तो ये ओनली एंड ओनली प्राइस की वजह से होगा, प्राइस ऑफ डेट गुड की वजह से। अगर मूवमेंट, ये एक्चुअल में मूवमेंट बताता है, ये क्या बताता है? मूवमेंट। तो मूवमेंट एलोंग द कर्व होता है, और एलोंग द कर्व के लिए क्या चेंज होना चाहिए? प्राइस चेंज होना चाहिए। ठीक है, तो मूवमेंट के लिए हम लोग प्राइस चेंज को ही बस देखते हैं। तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड ऑकर्स कब होगा? कॉन्ट्रैक्शन मतलब डिमांड कम हो जाना, तो जब प्राइस बढ़ जाएगा, तो प्राइस बढ़ने से यानी कि प्राइस ऑफ द कमोडिटी इंक्रीज, इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो कि दूसरा एक बात आता कि अगर क्वेश्चन में ये पूछ देता कि इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड, अगर ये क्वेश्चन रहेगा तो इसके लिए हम लोग क्या मानेंगे? ये होता है शिफ्ट फैक्टर, यानी कि प्राइस के अलावा जितने भी फैक्टर है उसकी वजह से इंक्रीज और डिक्रीज होगा। तो ये दो कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, ठीक है, व्हेन द प्राइस ऑफ कमोडिटी इंक्रीज द डिमांड विल, सो प्राइस जब इंक्रीज करेगा तो डिमांड क्या होगा? डिक्रीज करेगा। यानी कि अब चूंकि अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट है, ओनली प्राइस की वजह से देखा जा रहा है, तो ये कॉन्ट्रैक्शन या एक्सपेंशन, संकुचन या विस्तार का विषय है। तो जब क्वांटिटी कम होता है तो क्या होता है? संकुचन होता है, यानी कि इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। अब देखिए एजर्सन रीजन का क्वेश्चन है, कथन और कारण का। तो पहला ये कहता है द नॉर्मल डिमांड फंक्शन ऑफ ए कमोडिटी फॉल करेगा एज इनकम राइज। ठीक है, तो कमोडिटी का जो डिमांड है वो फॉल कर रहा है, यानी कि डिमांड फॉल कर रहा है विथ इनकम बढ़ने से कमोडिटी का डिमांड फॉल हो रहा है। रीजन क्या कह रहा है? ड्यू टू प्राइस चेंज द इनकम इफेक्ट में बी पॉजिटिव और नेगेटिव, और ये प्राइस चेंज की वजह से जो इनकम इफेक्ट होता है वो होता है रियल इनकम इफेक्ट।
रियल इनकम इफेक्ट, ठीक है। तो कह रहा है रीजन ये है कि क्यों इनकम बढ़ने से डिमांड फॉल इसलिए ही होता है क्योंकि जो प्राइस चेंज होने से इनकम इफेक्ट होता है वो मे भी पॉजिटिव और निगेटिव हो सकता है, क्योंकि ये रियल इनकम इफेक्ट होता है। अब देखिए हम इसको बता देते हैं। जैसे मान लीजिए इन्फीरियर गुड का केस लीजिएगा। इन्फीरियर गुड के केस में क्या होता है, इन्फीरियर गुड के केस में मान लीजिए प्राइस घटता है तो आपका रियल इनकम क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो रियल इनकम बढ़ने के बावजूद भी हम लोग जो क्वांटिटी का डिमांड वो कम ही करते हैं, ठीक है। तो प्राइस कम होने से डिमांड भी कम ही कर दी है, ठीक है। तो ये दिखा रहा है ना कि हमारा इनकम बढ़ा लेकिन डिमांड हमने कम कर दिया। तो ये किस वजह से हो रहा है, रियल इनकम इफेक्ट के वजह से हो रहा है। तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा, बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर एक्सप्लेन्स ए, तो ए विल बी द करेक्ट आंसर। अब देखिए डिराइव डिमांड मीन्स वेरी इजी, पहले भी डिस्कस हो गया। डिराइव डिमांड मतलब डिमांड फॉर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, डी विल बी द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस डज नॉट शिफ्ट द डिमांड कर्व। अब शिफ्ट करना है तो शिफ्ट कब होगा, प्राइस के अदर फैक्टर्स की वजह से होगा, अदर देन प्राइस के अलावा, प्राइस के अलावा जो अदर फैक्टर होंगे। तो अदर फैक्टर क्या है, जैसे प्राइस ऑफ द कमोडिटी तो है ही। तो विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शिफ्ट, तो प्राइस ऑफ द कमोडिटी शिफ्ट नहीं करेगा, क्योंकि इसकी वजह से क्या होगा, संकुचन या विस्तार होगा। इसकी वजह से क्या होगा, संकुचन या विस्तार होगा, या आप बोल दो कॉन्ट्रैक्शन या एक्सपेंशन होगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। इफ द डिमांड कर्व इज रिक्टेंगुलर हाइपरबोला। अब देखिए रिक्टेंगुलर हाइपरबोला अगर डिमांड कर्व है तो इस केस में जो इलास्टिसिटी हो जाता है वो यूनिट हो जाता है, 1 हो जाता है। तो जब इलास्टिसिटी 1 है देन एट एवरी पॉइंट द टोटल एक्सपेंडिचर विल भी क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि इलास्टिसिटी 1 है। अगर प्राइस आप जितना बढ़ाओगे क्वांटिटी भी उतना ही डिक्रीज कर जाएगा। तो इस केस में जो फाइनल पी क्यू रहेगा वो भी इनिशियल यानी कि P1 Q1 जो होगा वो P2 Q2 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इस केस में कांस्टेंट हो जाएगा। अगर यही इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 या लेस देन 1 होगा तो उसके रिस्पेक्ट में टोटल एक्सपेंडिचर का स्वभाव बदलता है। वो देख लेते हैं कैसे। मान लीजिए आपका इलास्टिसिटी, दूसरा अगर कॉन्सेप्ट इसी से रिलेटेड हम लोग देख लें। अगर मान लीजिए कि इलास्टिसिटी क्या है, ग्रेटर देन 1 है, तो इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 होने का मतलब क्या है, अगर प्राइस बढ़ता है तो क्वांटिटी बहुत ज़्यादा डिक्रीज करेगा। तो इस केस में क्या हो जाएगा, आपका टोटल जो एक्सपेंडिचर है वो डिक्रीज कर जाएगा। और अगर मान लीजिए प्राइस डिक्रीज करता है तो क्वांटिटी बहुत ज़्यादा फॉल हो जाएगा, तो इसका टोटल एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। मतलब अगर इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 है तो प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर का जो रिलेशन होता है वो अपोजिट हो जाता है, ठीक है। अगर वही सिचुएशन, अगर दूसरा इसमें हम एक और कंडीशन देख लें, अगर मान लेते हैं एक तीसरा सिचुएशन ये होगा कि इलास्टिसिटी क्या होगा, इलास्टिसिटी लेस देन 1 हो जाएगा। अगर लेस देन 1 हो गया तो इस केस में देखिए अगर प्राइस बढ़ता है तो क्वांटिटी क्या हो जाएगा, प्राइस बढ़ने लेस देन 1 है ना, तो क्वांटिटी डिमांडेड जो होगा, ये प्राइस बढ़ने से क्वांटिटी कम लेकिन कम होगा। तो इस सिचुएशन में जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो डिक्रीज नहीं करेगा, वो इंक्रीज ही करेगा, ठीक है। और प्राइस इसी का अपोजिट, अगर प्राइस घटता है तो क्वांटिटी डिमांडेड, चूंकि इलास्टिसिटी लेस देन है, कम ही बढ़ेगा। तो इस केस में क्या होगा, टोटल एक्सपेंडिचर डिक्रीज ही करेगा। तो इसका जो रिलेशन है प्राइस इंक्रीज और टोटल एक्सपेंडिचर का, ये सेम हो जाता है, सेम डायरेक्शन में हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये 3 है। इस सिचुएशन में अगर इलास्टिसिटी 1 है तो कांस्टेंट होता है, अगर इलास्टिसिटी लेस देन 1 है तो सेम होता है, ठीक है, वो चेंज नहीं होगा। अगर इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 है तो प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर का रिलेशन अपोजिट हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये रिलेशन देखा जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट डिमांड फंक्शन। अब देखिए करेक्ट डिमांड फंक्शन क्या होता है, जिसमें Q और P का जो रिलेशन है dQ/dP ये क्या हो जाए, लेस देन 0 हो जाए, यानी कि निगेटिव हो जाए। अब इस क्वेश्चन में ये सारे में निगेटिव हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये PQ इजकल टू 100 है, तो मान लीजिए Q इजकल टू 100/P करोगे, ठीक है। तो इस सिचुएशन में भी क्या होगा, अगर dQ/dP करोगे तो 100 माइनस
पी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये भी निगेटिव हो जाएगा क्योंकि ये तो पी पॉजिटिव है तो इसमें भी निगेटिव। अगर ये निकालोगे तो इस सिचुएशन में भी 50/p² माइनस में ही आ जाएगा तो ये भी हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा एम्बिग्युइटी है, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर हम नहीं बता पाएंगे। ये भी सही हो सकता है, ये भी। देखिए ये तो गलत होगा क्योंकि Q और P का रिलेशन क्या बता रहा है, इक्वल टू 4, यानी कि ये तो पॉजिटिव स्लोप दिखा रहा है, तो ये तो गलत होगा। और ये भी गलत हो सकता है क्योंकि हम लोग इसमें अगर डबल डिफरेंशिएशन निकालेंगे, जैसे मान लो कि Q इक्वल टू 5p माइनस 2p² है, तो dQ/dp अगर निकालोगे तो क्या होगा, 5 माइनस 4p आएगा। ठीक है, तो p अगर 1 लोगे तब तो इसका वैल्यू 1 भी आ सकता है ना, तो इस केस में ग्रेटर देन 0 हो गया तो नहीं होगा। तो इस सिचुएशन में 2 क्वेश्चन तो हम गलत कर सकते हैं, लेकिन ये दोनों ऑप्शन सही हो सकता है। तो ये थोड़ा दोनों ए और बी दोनों इसका करेक्ट आंसर हो सकता है। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूज ऑफ डिमांड कर्व इन मॉडर्न इकोनॉमिक्स टेक्स्ट बुक वाज पॉपुलराइज्ड बाय मार्शल। ऑफ कोर्स मार्शल का नाम आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डायनेमिक डिमांड फंक्शन। तो डायनेमिक डिमांड फंक्शन वो होता है जिसमें dt इज इक्वल टू a प्लस बी पी टी माइनस 1 होता है। तो ये b इज द करेक्ट आंसर डायनेमिक डिमांड फंक्शन का। इन रिलेशन टू द जनरल डिमांड फंक्शन का क्या रिलेशन होता है। अब देखिए ये इसमें होमोजिनिटी बताना है। तो जनरल जो डिमांड फंक्शन होता है, अब देखिए ऑर्डिनरी जो डिमांड फंक्शन होता है उसमें हम लोग क्या इनकम इफेक्ट भी बताते हैं और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट भी बताते हैं। इनकम इफेक्ट मतलब इनकम के रिस्पेक्ट में चेंज, ये क्या है, इनकम के रिस्पेक्ट में चेंज, इनकम के रिस्पेक्ट में चेंज बताता है। और जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है वो प्राइस के रिस्पेक्ट में चेंज बताता है, प्राइस के रिस्पेक्ट में चेंज बताता है। ठीक है, तो चेंज तो दोनों केस में होता है। ऑर्डिनरी डिमांड में प्राइस और इनकम की वजह से चेंज होता है। अब होमोजीनियस हुआ है कि नहीं, तो होमोजीनियस तो दोनों की वजह से होता है। होमोजीनियस इनकम और प्राइस दोनों की वजह से होता है ऑर्डिनरी डिमांड फंक्शन। लेकिन अब डिग्री देखना है। पहला तो हमने फाइनल कर दिया कि होमोजीनियस होता है, होमोजीनियस होता है। होमोजीनियस चेक करने के लिए हम लोग लेमडा का यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर Q इक्वल टू 4p है तो हम लोग क्या करते हैं, लेमडा लगा देते हैं, लेमडा p कर देते हैं। तो 4 लेमडा p अगर करोगे तो लेमडा अगर बाहर निकालोगे तो 4p बचा ही रह गया, 4p के फॉर्म में आ ही गया, तो लेमडा है, यानी कि होमोजीनियस तो हो जाएगा। लेकिन डिग्री बताने के लिए हम लोग लेमडा का पावर देखते हैं कि लेमडा का पावर कितना होगा। तो याद रखिएगा जो ऑर्डिनरी डिमांड फंक्शन होता है वो होमोजीनियस ऑफ डिग्री 0 होता है। होमोजीनियस ऑफ डिग्री 0 इन इनकम एंड प्राइस दोनों के रिस्पेक्ट में होमोजीनियस ऑफ डिग्री 0 होता है। डिग्री 0 होने का मतलब क्या है कि Q इक्वल टू 4p ही होगा। मतलब अगर आप इनकम एंड प्राइस दोनों को सेम अमाउंट में बढ़ाते हो तो जो टोटल चेंज हो जाएगा वो 0 के बराबर हो जाएगा, उसमें नो चेंज रहेगा, वो एज यूजुअल पहले ही रहेगा। इसीलिए इसका करेक्ट आंसर होमोजीनियस ऑफ डिग्री 0 इन इनकम एंड प्राइस कंबाइंडली 0 हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनरली द डिमांड कर्व इज, क्या होता है, स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, लेकिन ये एक स्पेशल केस होता है, ये जनरल केस नहीं है, ये एक स्पेशल केस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु प्रपोज द किंग डिमांड कर्व हाइपोथेसिस। तो किंग डिमांड कर्व किसने लाया था, स्वीजी ने लाया था। ये स्वीजी ने अपना एक पेपर लाया था, उसके उसी पेपर में किंग डिमांड कर्व इन्होंने बताया था। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कुछ और मज़ेदार क्वेश्चन